नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही थी जिसके तहत क्लास 7th का जो है चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर हम ले चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली जो है मानसून, विशेष रूप से भारत का जो मानसून है उस पर चर्चा करेंगे कि भारत में मानसून जो है किस प्रकार से प्रभावी होता है, क्या कारण है कि भारत में मानसून के दौरान जो है भारत के अंदर बारिश होती है, वो बारिश किस कारण से होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और बारिश आने का क्या रीज़न होता है। इसी प्रकार से ये सर्दी के अंदर, शीतकाल के अंदर भी भारत में उत्तर पूर्वी मानसून आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत के मानसून के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, संपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगी। तो देखते हैं, पहले जो कंसेप्ट है भारतीय मानसून, इसकी क्रियाविधि और विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे द इंडियन मानसून के बारे में। सबसे बड़ी तो आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत का जो मानसून है वो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार का मानसून है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो जलवायु है वो भारत में पाई जाती है। ये चीज़ आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि आपने सबसे बड़ी बात है कि मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द जो है किस भाषा का है। इससे पहले लेक्चर में हम चर्चा भी की थी, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो मानसून शब्द जो है कहीं ना कहीं अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है और इस मौसम का मतलब कहीं ना कहीं ऋतु है। इस मौसम का मतलब कहीं ना कहीं ऋतु है, ठीक है ना। और ऋतु में क्या होती है, ऋतु आप देखते हो कि समय के अनुसार बदलती रहती है। और हमारे भारत के ऊपर मानसून का जो है बहुत अधिक प्रभाव है। कहीं ना कहीं भारत का जो है जीवन तंत्र इस मानसून पर ही निर्भर है। मानसून के दौरान देखते हो कि नदियों में जल भर जाता है और कहीं ना कहीं जो जल भरता है तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो है खेती है, फसल है, उसमें कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि होती है। कहीं ना कहीं हमारा फसल या खेती जो है कहीं ना कहीं मानसून पर ही निर्भर है, ये कह सकते हैं आप, शाब्दिक रूप से इसको कह सकते हैं। और जब हम देखते हैं कि जो जो आपका मानसून आता है तो मानसून कहीं ना कहीं भारत के दक्षिण के अंदर जो महासागर है, हिंद महासागर है, इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं हवाओं का जो प्रभाव है ये अपने साथ में क्या लेके आती है, आर्द्रता लेके आती है। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं उन प्रभाव, उसके कारण कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो है मानसूनी समय के अंदर बारिश होती है। तो ये मानसून का जो प्रतिरूप है ये हर साल होता है। ऐसा नहीं कि एक बार मानसून आ गया फिर आगे नहीं आएगा। तो इसका प्रतिरूप जो है, जैसे घड़ी चलती है ना, उसी प्रकार से मानसून का भी प्रतिरूप है जो हर वर्ष आता है। अब इसमें थोड़ा हम समझेंगे कि जो एक आपने कंसेप्ट सुना था कि जल और स्थल, इसमें जो है टेम्परेचर सहन करने की या टेम्परेचर को ग्रहण करने में वरीयता होती है, भिन्नता होती है। क्या होती है? भिन्नता होती है। जो आपकी भूमि होती है वो समुद्र की तुलना में क्या होती है, शीघ्र गर्म हो जाती है और शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। तो इस कंसेप्ट को भी कहीं ना कहीं ये हमारा जो कंसेप्ट है ये भी कहीं ना कहीं हमारे जो भारत की मानसून है इसको लाने में, इसको प्रभावित करने में कहीं ना कहीं इसका भी बड़ा योगदान है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं जो आपका स्थल भाग होता है जो वो कहीं ना कहीं जलीय भाग की तुलना में जल्दी भी गर्म होता है और जल्दी ठंडी भी होता है। तो इसका भी हम इसका प्रभाव देखेंगे। साथ में ही मानसून जो तापमान हो गया, कहीं ना कहीं वायुदाब हो गया, पवन की गति हो गई, इन सब से कहीं ना कहीं एक इंटर रिलेटेड, एक संबंधित जुड़ा हुआ एक तथ्य है जिसके मदद से कहीं ना कहीं ये सारी गतिविधियां होती है। अब देखते हैं, आप गर्मी के समय देखते हो कि गर्मी में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो है स्थल भाग होता है, वो स्थल भाग गर्मी के अंदर क्या है, तापमान के कारण अधिक गर्म हो जाता है और जो है उसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। स्थल भाग पर कहीं ना कहीं गर्मी के समय क्या हो जाता है, जो है सूर्य की किरणें पड़ती है सीधी, और स्थल भाग कहीं ना कहीं लो प्रेशर का जो है केंद्र बन जाता है। और आपने आपने ध्यान भी दिया होगा कि हवाएं हमेशा लो प्रेशर की ओर आती है, कहाँ से, हाई प्रेशर से।
मतलब हवाएं का जो दिशा होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गर्मी के समय स्थल जो भाग है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, उसके कारण कहीं ना कहीं वो क्षेत्र जो है आपका लो प्रेशर बन जाता है। और जो आपका समुद्री भारत के पास का समुद्र जो हिंद महासागर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे इस क्षेत्र में स्थल की तुलना में हाई प्रेशर रहता है। उस स्थल की तुलना में हाई प्रेशर रहता है, तो कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं वो आपकी समुद्र से स्थल की ओर आती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पवन हमेशा क्या चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इससे क्या होता है? जो पवन है उच्च दाब वाले महासागर से जो है आपके स्थल की ओर क्या लेके आती है? अपने साथ में नमी लेके आती है, और ये नमी लेके आती है तो ये आपकी स्थल भाग पर जाकर कहीं ना कहीं बारिश के रूप में या मानसून के रूप में हमारे यहाँ पर आती है और बारिश करती है। तो ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझना है कि बारिश होती कैसे है और भारत में मानसून के दौरान बारिश कैसे होती है। ये चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो जो मैंने नोट्स लिखे हैं उस पर चर्चा करते हैं और उसके हेल्प से और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानसून की क्रिया विधि, मैकेनिज्म, मानसून कैसे बनता है। यह स्थल और जल के असमान रूप से, ध्यान रखिएगा, एक क्या बोला है? लैंड पार्ट, और ये है वाटर। लैंड और वाटर के असमान रूप से गर्म और ठंडे होने जो है डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ये मानसून क्या है? स्थल और जल के असमान रूप से गर्म और ठंडे होने की जो क्रिया विधि है उस पर कहीं ना कहीं ये सिद्धांत काम करता है। और पवनें जो है हमेशा, जो विंड्स है, विंड्स हमेशा हाई प्रेशर टू उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये हाई प्रेशर टू हमेशा पवनें कहाँ चलती है? उच्च वायुदाब से लो निम्न वायुदाब या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ये चीज़ भी आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। स्थल और जल जो है असमान रूप से गर्म और ठंडे होते हैं, और कहीं ना कहीं जो है पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारत के अंदर जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है या दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, इसको हम दो नाम से जानते हैं। एक तो हम जानते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून और एक जानते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भारत का मैप देखोगे आप, मानसून भारत का इस साइड से आता है ये, तो ये दिशा कौन सी होगी आपकी? ये होगी दक्षिणी पश्चिम दिशा। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिमी दिशा या दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के रूप में जानते हैं। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। एक तो ग्रीष्मकालीन कह सकते हैं इसको, या दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। और ये जो मानसून है ये कहीं ना कहीं जून से सितंबर के समय के मध्य इस मानसून की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? जून से सितंबर के मध्य जो है ये मानसून भारत में आता है। इस पर आपको ध्यान देनी है। अब क्या प्रक्रिया होती है? गर्मी में क्या होता है? एशियाई भूभाग, मतलब एशियाई भूभाग मतलब भारत का जो भाग हो गया, तिब्बत का भाग हो गया, उत्तरी जो भारत है उसका भाग हो गया, ये कहीं ना क्या हुआ है? अत्यधिक गर्म हो जाता है। और जो गर्म होगा, मैंने आपको समझाया है कि गर्म भाग जो है हमेशा लो प्रेशर का केंद्र होता है। मतलब एशिया का जो भाग है, विशेष रूप से तिब्बत का पठार और उत्तरी भारत है, ये क्या हो जाता है? अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। इसकी तुलना में यदि हिंद महासागर की बात करें तो वहाँ पर क्या है, जो है क्षेत्र ठंडा रहता है इसके कंपेयर में। तो वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर क्षेत्र ठंडा रहेगा वहाँ हमेशा हाई प्रेशर बनता है। तो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र में हाई प्रेशर है, एक क्षेत्र में लो प्रेशर है। यहाँ आप देखोगे, यहाँ पर आपका लो प्रेशर है और यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है। ये आपका समुद्री जो भाग है, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर है, और इंडिया और ये एशिया, मध्य तिब्बत, और यहाँ पर लो प्रेशर है। तो हवाएं, नॉर्मल सी बात है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो इसमें क्या होगी? पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, और ये इसकी दिशा जो होगी ये साउथ वेस्ट, जिसको हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इस ओर से पवनें चलेगी। इसकी विशेषता क्या होगी? ये पवनें अपने साथ में क्या लाएगी? भारी नमी लेके आएगी, आर्द्रता लेके आएगी, और भारत में ये क्या करेगी? बारिश करेगी, वर्षा करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण क्या होता है कि भारत के अंदर दक्षिण पश्चिमी मानसून जब आता है तो बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। अब इस पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जब हमने देखा है कि भारत में जो मानसून आता है वो सामान्यतः आप देखोगे, हमने पूरा एक लंबा टाइम पढ़ा है, वो तो है आपका जून से सितंबर के मध्य का। हमें इसमें तो हमने जून से सितंबर के मध्य का समय देखा है।
तो बेसिकली सबसे पहले जो प्रवेश करता है वो कहीं ना कहीं केरल के तट पर 1 जून के लमसम करता है और जुलाई के मध्य तक पूरे भारत में ये जो है मानसून का प्रभाव हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत में जो है मानसून लमसम किस समय के दौर में आता है। तो एक बड़ा जो समय होगा वो तो जून से सितंबर होगा, पर प्रवेश जो है वो 1 जून के लमसम कर देता है और मध्य जुलाई तक पूरे भारत में कहीं ना कहीं ये जो मानसून है ये इसका प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। इसकी 2 शाखाएं भी है, एक ध्यान रखना, एक शाखा जो है अरब सागर की शाखा है, एक आपकी शाखा है जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक शाखा है अरब सागर की और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये चीज आपको ध्यान देनी है। जब आप देखते हो कि ऐसे आप मान के चलिए यदि आपकी अरब सागर की शाखा की बात करें तो ये कहीं ना कहीं भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है और पश्चिमी घाट में देखोगे तो आपके यहाँ पर ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ियाँ पर्वत देखने को मिलेंगे। इसके कारण क्या होता है, जब आपकी हवाएं आती है समुद्री भाग से, ये पश्चिमी ढलानों पर, जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर तो क्या करती है, बहुत अधिक बारिश करती है। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर तो बहुत अधिक बारिश करती है, लेकिन पूर्वी ढाल है जैसे दक्कन का पठार हो गया, उन क्षेत्रों में ये कहीं ना कहीं सामान्य रूप से तुलनात्मक रूप से जो आपकी पश्चिमी घाट का आपका पश्चिमी भाग है वहाँ पे अधिक बारिश करती है तुलनात्मक रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में, क्योंकि वहाँ पे क्या है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में है। और जैसे दक्कन का पठार और ये क्षेत्र हो गया जहाँ पर तुलनात्मक रूप से बारिश कम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं जब प्राकृतिक अवरोध आता है कोई तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से हवाएं आ रही है उसके सम्मुख भाग में तो जो है कहीं ना कहीं जो अवरोध आ रहा है उसमें बारिश होगी और विमुख भाग में तुलनात्मक रूप से कम बारिश होगी। इसका जो हमने प्रमाण हमने जो है भारत के दक्षिण में जो है दक्कन का पठार और जो पश्चिमी घाट है उसके संदर्भ में देखा है। नीचे आपको मैंने आपको एक मैप दे रखा है, वो मैप में बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। इस मैप को देखिए, आप इस मैप की मदद से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो ग्रीष्मकालीन मानसून देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून की बात कर रहे हैं, यही मैंने आपको बताया कि ये हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर क्षेत्र है। तो यहाँ पर कैसे हो गई, ये हाई प्रेशर हो गया है और ये भारत और ये पूरा क्षेत्र है मलेशिया का क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप लो प्रेशर हो गया। तो मैंने आपको समझाया कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो यहाँ पर आपका उच्च वायु दाब है और यहाँ पर आपका निम्न वायु दाब है, तो ये हमेशा हवाएं आपकी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। इसी कारण कहीं ना कहीं भारत में जो ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, इस चीज़ को आपको भली भांति समझना है। तो ये स्थिति कौन सी है, ग्रीष्म काल के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी समर की जो है कंडीशन है। अब इसी प्रकार से हम यदि बात करें वापस आपकी शीतकाल के अंदर, सर्दी के अंदर बात करें तो सर्दी के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है, जो क्रिया है, वो कहीं ना कहीं एकदम गर्मी की तुलना में वापस उल्टी हो जाती है। मतलब जो स्थिति आपकी गर्मी के समय जो है हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलती है और दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसी समय उसके विपरीत सर्दी में आपका उत्तर पूर्वी मानसून आता है। इसका पीछे फैक्टर क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि आपका जो स्थल भाग है वह जो है तुलनात्मक रूप से ठंडा हो जाता है, स्थल भाग जो है तुलनात्मक रूप से ठंडा शीघ्र हो जाता है और वहां पर क्या आ जाएगा, आपका हाई प्रेशर बन जाएगा। जबकि आपका समुद्र होगा वहां पर जो है तुलनात्मक रूप से जो है गर्म होगा, इसके कारण क्या होगा, वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो फिर यही कंसेप्ट इस पे काम आएगा, वह हवाएं जो है आपकी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। इसके कारण क्या होगी, हवाएं जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी, तो इसमें स्थल भाग से हवाएं समुद्री भाग की ओर चलेगी। इसमें एक कंसेप्ट आपको और ध्यान रखना है, भारत के बाकी क्षेत्रों में जो शीतकाल में बारिश नहीं होती है, पर एक क्षेत्र विशेष तमिलनाडु का जो आपका पूर्वी भाग है उस क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, क्योंकि जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर आती है तो कुछ हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब वापस दक्षिण पूर्व दिशा में होते हुए आपके तमिलनाडु की तट पे आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ आर्द्रता जो है आपकी समुद्र से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेते हुए कहीं ना कहीं तमिलनाडु से टकराती है। तो तमिलनाडु के पूर्वी भाग में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के पूर्वी भाग में आपका शीतकाल में बारिश होती है, ये लौटते हुए मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। ये आपको थोड़ा फैक्ट अलग से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट भी है आपको और एग्जाम में पूछता भी है कि शीतकाल के दौरान भारत के कौन से भाग में
बारिश होती है तो विशेष रूप से उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र में बारिश होती है। ये आपको ध्यान देना है। तो अब वापस देखते हैं, थोड़ा कंसेप्ट जो नोट्स लिख रहे हैं उसमें चर्चा करते हैं। शीतकाल या उत्तर पूर्वी मानसून, इसमें देखते हैं अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी तक का ये मौसम रहता है, जिसके समय इस प्रकार का जो है आपका मानसून रहता है। इसमें देखिए ये आपका शीतकाल का है, शीतकाल है तो यहाँ पर आपका ये क्षेत्र जो हो जाएगा कहीं ना कहीं हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाएगा और ये क्षेत्र हो जाएगा आपका लो प्रेशर। तो हवाएं वापस क्या आएगी, स्थल से जल की ओर आएगी। मैंने आपको समझाया ना, ये क्षेत्र कौन सा है आपका, तमिलनाडु का क्षेत्र है। और यहाँ से जो हवाएं आती है स्थल से, तो जो है समुद्र पे आएगी तो क्या करेगी, कुछ आर्द्रता ग्रहण कर लेगी बंगाल की खाड़ी से, और जब वापस यहाँ तमिलनाडु के तट पर टकराएगी तो विशेष रूप से इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं बारिश करती है। तो ये आपको विशेष रूप से तमिलनाडु के संदर्भ में उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस पर चर्चा करते हैं। सर्दियों में स्थल भाग जो है शीघ्र ठंडा हो जाता है, वहाँ पर क्या बन जाता है, उच्च वायुदाब, जो मैंने आपको समझाया है। उसी प्रकार है समुद्री जो है भाग कहीं ना कहीं गर्म रहता है और वो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। और पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर चलती है, कहाँ से चलती है, स्थल से समुद्र की ओर। ये पवनें सामान्य शुष्क होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते समय क्या होती है, ये नमी धारण कर लेती है और तमिलनाडु के कोरामंडल तट आंध्र प्रदेश पर ये वर्षा करती है। ये आपको विशेष रूप से इस फैक्ट को ध्यान रखना है। बाकी तो ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं शुष्क होती है, पर ये कुछ हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, वहां से आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो है आप देखोगे कहीं ना कहीं बारिश होती है सिर्फ इस क्षेत्र में। ये आपको ध्यान देना है। अब अगला एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि बहुत बार बहुत से एग्जामों में पूछते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है, विश्व में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कौन सा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत में मेघालय में स्थित मासिनराम एक स्थान है मेघालय में, जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है, औसत बारिश होती है, जो कम से कम 11,000 मिलीमीटर, या इसको 11 मीटर भी हम कह सकते हैं, या 1187 सेंटीमीटर जो है बारिश जो होती है वार्षिक। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेन आपको स्थान ध्यान रखना है, कहाँ पे है, मासिनराम मेघालय में। यहाँ पर क्या है, 3 पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखना है। एक पहाड़ी है गारो, एक है खांसी, एक है जयंतिया। तो ये पहाड़ियाँ इधर कीपाकार आकार में, कैसी है, कीपाकार आकार में। और जब हवाएं यहाँ से आती है तो कहीं ना कहीं इस पहाड़ियों के बीच में ये हवाएं या बादल जो है क्या है, घिर जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते हैं, और इस कारण इस क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। एक कंसेप्ट है, आप कभी मेघालय साइड में जाओगे तो ये पहाड़ियाँ आपको कीपाकार आकार में देखने को मिलती है, और कीप के आकार के अंदर जब बादल प्रवेश कर जाते हैं तो कहीं बाहर निकल नहीं पाते हैं, और जब वहाँ पे बारिश करने के उपरांत ही वो क्षेत्र कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में अधिक बारिश होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये गारो, खांसी, जयंतिया वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और वहाँ की जनजातियों के नाम पर इन पहाड़ियों का नामकरण किया गया है। इसका भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब देखते हैं पारंपरिक ज्ञान। हम नॉर्मल देखते हैं कि भारत के अंदर जो है बारिश के संबंध में, मानसून के संदर्भ में हमारा कुछ पूर्व ज्ञान या उसके बारे में भी हमें रहता है कि मानसून आने से पहले लोग बहुत सारा पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि मानसून कब आएगा, इस बार बारिश कैसे होगी, ये कहीं ना कहीं है। तो इसमें क्या है, कोंकण के मछुआरे या दक्षिण भारत के अमलतास के फूलने से मानसून के आगमन का अनुमान लगाया जा सकता है। ये कहीं ना एक धारणा है कि वहाँ पे अमलतास का जो वृक्ष है, पौधा है, उसके अंदर जो फूल है, वो फूल जो है फूलने से कहीं ना कहीं मानसून के आगमन का अनुमान लगाया जाता है। ये कहीं ना कहीं मतलब हर धारणा रहती है, कुछ ऐसे फैक्ट भी होते हैं जिसके आधार पर आप इन चीज़ की जानकारी जो है रखते हो। इससे ऊपर हम वापस एक बार ऊपर जाते हैं, देखते हैं कुछ फैक्ट दे रखे हैं। और मैंने एक फैक्ट दे रखा है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ऊर्जा के वे स्रोत जो लाखों वर्ष पहले मृत पौधों, जानवरों के अवशेष बने थे। ये लाखों वर्षों से मिट्टी और शैल की परतों या समुद्र के नीचे
दबे हुए हैं, जहां गर्मी और दबाव ने उन्हें धीरे धीरे कोयला, पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया है। ये कहीं न कहीं हमारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो आपसे ध्यान रखना है, आपको कभी पूछ भी लिए कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, तो हजारों लाखों साल पहले जो वनस्पति, जीव जंतु कहीं न कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग में परतों में जम गए थे, आज वो कहीं न कहीं कोयले, जीवाश्म ईंधन और पेट्रोल के रूप में हमारे सामने हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं जीवाश्म ईंधन की, उसको हम कहीं न कहीं जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसी प्रकार से एक फैक्ट और दे रखा है, इस साइड देखते हैं आपको। ये जो फैक्ट मैंने आपको ऐड किए हैं ना, ये एनसीईआरटी के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखे हैं। मैंने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब विश्वास कीजिए, एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का मैंने प्रत्येक फैक्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको कवर करने का प्रयास किया है। तो ये जो कंटेंट है ये आपके लिए बेहद उपयोगी है। आप यदि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये कंटेंट उपयोगी है। इस कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो सेल्फ स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आगे। एक बता रहा है कि भारत के अंदर एक इंसिडेंट घटा था 2013 के अंदर। उत्तराखंड में कई दिनों तक लगातार बारिश हुई थी और अचानक वहाँ पर हिमनद में विस्फोट हुआ और उस क्षेत्र में भूस्खलन हुआ और उसके कारण वहाँ पर एक केदारनाथ जो हमारा धाम है, वहाँ पर उसके आस-पास का पूरा क्षेत्र जो है नष्ट हो गया और वहाँ लमसम 6000 के लमसम लोग मारे गए। तो मतलब इस टाइप की इंसिडेंट है, कहीं न कहीं जो है प्राकृतिक आपदा है, अति बारिश के कारण या भूस्खलन के कारण आपको मानसून के समय विशेष रूप से देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि मानसून के समय कहीं भी ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने से बचना चाहिए हमको, क्योंकि भूस्खलन की समस्या बड़े स्तर पर होती है। मैं नॉर्थ ईस्ट में था पहले, जब जॉब कर रहा था वहाँ पे, तो उस समय विशेष रूप से जुलाई, मई, जून, जुलाई के या अगस्त में वहाँ पर खूब सारी लैंडस्लाइड की खबरें सुनते थे कि आज वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ पर उस टाइप का इंसिडेंट हो गया। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है उस समय, बारिश के समय। देखते हैं, भारत में मानसून वर्षा का पूर्वानुमान सदैव से ही जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास प्रकृति के संकेतों के माध्यम से कहीं न कहीं हमने इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखी थी। इसमें आपको देखना है, नीचे इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है, इसमें आपको थोड़ा पढ़ लेना है ये चीज़ें, ठीक है ना? ये थोड़ा आइए पता लगाएँ कि कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको ऐड किया हुआ है। अगला कंसेप्ट देखते हैं हम, जलवायु और सामाजिक आर्थिक जीवन। आप देखते हो कि हमारी जलवायु कहीं न कहीं हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को बहुत अधिक स्तर पर प्रभावित करती है, बहुत अधिक स्तर पर प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा जलवायु से हमारा गहरा संबंध है। जलवायु हमारी आर्थिक गतिविधि को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। जलवायु मतलब कहीं न कहीं मौसम किस प्रकार का है, मानसून किस प्रकार का है, उस पे कहीं न कहीं हमारी आर्थिक गतिविधियाँ भी निर्भर करती है। आप देखते हो, यदि बारिश अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, किसान जो है कहीं न कहीं अपनी फसल या पैदावार अच्छी कर पाता है। और यदि बारिश अच्छी नहीं होती है, जलवायु में किसी प्रकार की बाधा आ जाती है, ऋतुओं में जिस प्रकार से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं यदि उस टाइप की समस्या होती है, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें कहीं न कहीं समस्या आ जाती है और लोगों के जीवन या दिनचर्या में या उनके आर्थिक संसाधनों में कहीं न कहीं बाधा आ जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जलवायु का कहीं न कहीं प्रत्यक्ष हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ये आपने सुना भी होगा और अनुभव भी किया होगा। यदि किसी साल बारिश नहीं होती है, तो आप देखते हो कि बहुत सारे जो है किसान हैं, मज़दूरी करने के लिए शहरों की ओर प्रवास करते हैं, क्योंकि मजबूरी है उनकी। भई यदि खेती अच्छी नहीं होगी, तो कहीं न कहीं उनको प्रवास के लिए अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक संसाधनों हेतु शहरों की ओर जो प्रवास करना पड़ेगा, ये एक मजबूरी है। तो कहीं न कहीं हमारा जलवायु कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से हमारे जो आपकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, जलवायु और सामाजिक आर्थिक जीवन। कृषि, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछते हैं, भारतीय कृषि को क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं, ठीक है ना? खरीफ की फसलें, खरीफ में बेसिकली चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी आता है, पूरी तरह मानसून पर निर्भर। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ भी सकता है कि भारत में मानसून पर निर्भर कौन सी फसल रहती है मुख्यतः? तो खरीफ की फसल पूर्णतः मानसून पर निर्भर रहती है। और मानसून यदि विफल हो जाएगा, तो इससे क्या होगी? मुद्रास्फीति भी आएगी और ग्रामीण संकट भी उत्पन्न होगा। और उसके कारण क्या होगा? ग्रामीण लोग जो हैं शहरों की ओर प्रस्थान करेंगे रोजगार के लिए।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ में हम देखते हैं हमारी संस्कृति भी कहीं न कहीं, हमारे त्योहार भी कहीं न कहीं, ऋतुएँ भी कहीं न कहीं हमारी जो है इससे प्रभावित होती है, इस पे निर्भर करती है भी कह सकते हैं हम। जैसे कृषि में हम बेसिकली कौन-सा त्योहार मनाते हैं, वर्षा के समय बैसाखी हो गया पंजाब में, ये आपको ध्यान रखना है कौन से क्षेत्र में कौन-सा त्योहार मनाते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछते हैं। मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि बैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है और कौन से महीने में? तो बेसिकली बारिश के समय, बारिश के दो जो समय होता है, उस समय कहीं न कहीं आपका कृषि के समय बैसाखी मनाया जाता है पंजाब के क्षेत्र में। और उसी प्रकार से ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू असम में मनाया जाता है और नुआखाई ओडिशा में मनाया जाता है। ये जो है बेसिकली वर्षा के समय या कृषि का त्योहार है, ये मनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आसाम के अंदर जो बिहू है, वो बिहू 2-3 तरीके के बिहू आते हैं। अलग-अलग जिस प्रकार से आप जिस समय रबी की फसल बोते हो, खरीफ की फसल बोते हो या जायद की फसल बोते हो, इन सभी फसलों पर कहीं न कहीं इस बिहू के त्योहार को मनाया जाता है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक एक थर्ड दे रखा है संगीत, मेघ मल्लार और अमृतवासिनी राग वर्ष से संबंधित है। ये भी कहीं न कहीं हमारी संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ है कि हमारे जो है मेघों को कहीं न कहीं हमने अपनी संस्कृति से जोड़ते हुए देखा है। ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी। अब देखिए एक फैक्ट ऊपर और दे रखा है, मैंने आपको एक झरना दे रखा है ऊपर देखिए, बहुत ही शानदार झरना दे रखा है। उसके ऊपर एक और चीज़ दे रखा है, उसको भी आप देखना है। पहला तो ध्यान रखना है, मेघालय में स्थित क्या है, मासिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जहाँ पर 11,000 मिलीमीटर या 11 मीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ये वह स्थान है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जो है बारिश होती है। मेघालय में कौन सा है, मासिनराम, बहुत अच्छे से याद रखना है। मोसिन राम कहाँ पे है, मेघालय में, ठीक है ना। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है 11,000 मिलीमीटर या 11 मीटर औसत वार्षिक वर्षा। फिर नीचे और दे रखा है देखो, मानसून में कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया गया है। इसमें मेघ मल्लार और अमृतवासिनी उनमें से प्रमुख है। ये मान लो कहीं ना कहीं जो है